क्या आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां पर लोगों को सिर्फ इसलिए ले जाया जाता था ताकि उन्हें जिंदा लाश बनाया जा सके, और लोगों की गलती होती थी तो सिर्फ इतनी कि वो प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा देते थे। आपको सुनकर शायद हैरानी होगी, लेकिन ऐसी जगह थी जहां पर लोगों को सिर्फ जिंदा लाश बनाने के लिए ले जाया जाता था। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में उस जगह के बारे में बताएंगे और कैसे उन्हें वहां पर ले जाकर जिंदा लाश बनाया जाता था ये भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस किस्से को। काला पानी झील का नाम तो आप सभी ने जरूर सुना होगा। कई बार लोग अपने मुहावरों में इस नाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जगह कैसी थी और यहाँ पर वास्तव में लोगों के साथ क्या होता था, इसका अंदाजा आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। 1857 में जब देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए आवाजें तेज उठना शुरू हुई, तो ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार किए गए लोगों को जेल में डाल दिया करती थी। उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, कुछ को फांसी तक पर लटका दिया जाता था, लेकिन फिर भी ये विद्रोह कम नहीं होता था। तो ब्रिटिश सरकार का मकसद विद्रोहियों को मेनलैंड से दूर करने का होता था और इसीलिए उन्हें अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था। अंडमान काफी दूर पड़ता था और यहाँ तक पहुँचने के लिए समुद्र की यात्रा करनी पड़ती थी। और उस समय में हिंदुओं में एक बड़ी मान्यता थी कि समुद्र की यात्रा करना मतलब अपना धर्म भ्रष्ट करना, और इसीलिए इस जगह को काला पानी कहते थे। शुरुआत में 200 कैदियों को यहाँ लाया गया और कुछ साल बाद 700 कैदियों को यहाँ पर कराची से भेजा गया। पहले इस जेल के हालात बिल्कुल ठीक थे, लोग अपने घरों की तरह ही यहाँ पर रहते थे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि 2 अंग्रेज अधिकारियों की नजर इस जेल पर नहीं पड़ी थी। इन दोनों अधिकारियों ने अपनी एक रिपोर्ट बनाकर तैयार की और उसे सरकार के सामने पेश किया, और इसमें यह भी कहा गया कि जेल में आजादी जैसा माहौल नहीं होना चाहिए, बल्कि जेल में रहने के असली मायनों को कैदियों को सीखना चाहिए। सरकार ने इस प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी और 1896 में इस जेल का निर्माण कार्य शुरू हो गया और लगभग 10 साल के अंदर ये जेल बनकर तैयार हो गई। इस जेल का डिजाइन दुनिया की बाकी जेलों से बिल्कुल अलग है। इसे डिजाइन किया था जेरेमी बेंथम ने। दरअसल जिस समय तक कि ये जेल बनकर तैयार हुई थी, तब तक इस जेल में कैदियों की संख्या भी बढ़कर कई गुना हो गई थी और इतने कैदियों को देखने के लिए गार्ड और बाकी स्टाफ की भी ज्यादा जरूरत होती थी। बेंथम ने इस जेल को इस तरह से डिजाइन किया कि जेल में कैदियों की संख्या भले ही कितनी हो, लेकिन उन पर नजर रखने के लिए सिर्फ 1 या 2 गार्ड ही काफी होंगे। बेंथम की इस तकनीक को पेनॉप्टिकॉन नाम दिया गया। इस डिजाइन के अकॉर्डिंग जेल को साइकिल के किसी पहिए की तरह बनाया गया। जैसे पहिए की रिंग में बीच में एक गार्डर होता है, जिसमें से उसके सपोर्ट के लिए कई सारी लोहे की तीलियां होती हैं, उसी तरह से इस जेल में भी बीच में एक बड़ा सा टावर, जिस पर गार्ड बैठकर आसानी से कैदियों पर नजर रख सकता था। और टावर से बाहर की तरफ लोहे की तीलियों की तरह ही 7 बिल्डिंग्स थी। हर बिल्डिंग्स में 3 फ्लोर थे। पूरी जेल में 696 सेल थे और इन सेल्स की वजह से ही इसे सेल्यूलर जेल भी कहा जाता था। जेल की हर विंग का मुंह दूसरे विंग की दीवार की तरफ बना हुआ था। हर कमरे में लगभग 9 फीट की ऊंचाई पर एक रोशनदान बना था, जिससे हवा और रोशनी आ सके। अब इस जेल का माहौल बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं था। यहाँ अब आजादी महसूस नहीं होती थी, बल्कि कुछ सांसों के लिए भी भीख मांगी जाती थी। इस जेल में सभी बड़े कैदियों, विद्रोहियों के साथ साथ राजनीतिक हस्तियों को भी लाया जाता था। वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, सुनील दास गुप्ता और त्रिलोक चक्रवर्ती, ये कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिन्हें इस जेल में रखा गया। विनायक दामोदर सावरकर अपनी किताब द स्टोरी ऑफ माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में लिखते हैं कि जब वो पहली बार इस जेल में पहुंचे तो उन्हें वहां की जेलर डेविड बेरी ने कुछ शब्द कहे, जिनमें वो सावर से कहते हैं कि इस कायनात में एक ईश्वर है जो स्वर्ग में रहता है।
लेकिन पोर्ट ब्लेयर में 2 ईश्वर हैं, एक स्वर्ग वाला ईश्वर और दूसरा मैं। ये दीवारें देख रहे हो, जानते हो ये इतनी नीची क्यों है? क्योंकि इनके पार 1000 मील तक सिर्फ समुद्र है, इसलिए इस जगह से भागना असंभव है। और वास्तव में ये बात सच थी। इस जेल में किसी भी कैदी के लिए एक दिन बिताना नर्क की यातनाओं से भी बदतर था। यहाँ पर कैदियों की कैटेगरी के हिसाब से उन पर जुल्म का बंटवारा किया गया था। जो राजनीतिक हस्तियां और विरोधी होते थे, उनके लिए प्रताड़ना के अलग अलग इंतजाम किए जाते थे। ऐसी हस्तियों के लिए वहां पर कोल्हू लगा होता था, लेकिन बैल की जगह पर उस कैदी को लगाया जाता था जो ज्यादा विद्रोही होता था। उस कोल्हू को पूरे दिन भर चलाना पड़ता था। आपको अगर कोल्हू के बारे में जानकारी नहीं है तो हम बताते हैं। इसे चलाने में एक नॉर्मल इंसान को भी 5 चक्कर लगाकर ही चक्कर आने लगते हैं, लेकिन इसे उन्हें पूरे दिन चलाना होता था। और अगर आप रुके तो गार्ड आकर इतने कोड़े बरसाएगा कि आपके शरीर से आपकी चमड़ी अलग हो सकती है। यहाँ पर खाने के लिए कैदियों को सिर्फ 1 घंटा दिया जाता था और खाने में दाल जिसमें कीड़े पड़े होते थे सिर्फ वही दी जाती थी। जिसे खाना हो खाएगा, नहीं तो भूखे ही रहेगा। पीने के लिए ऐसा पानी जिसमें नॉर्मल इंसान अपना मुंह भी धोना शायद पसंद नहीं करेगा, वही दिया जाता था। इतना ही नहीं, कैदी जो भी काम करते थे वो हाथों में जंजीरों के साथ ही करते थे। कोल्हू चलाना हो या फिर दूसरा कोई काम, सब में यही हालत होती थी। कोल्हू के बैल का काम निपटाने के बाद एक और काम मिलता, नारियल के खोल से भूसी निकालने का काम। इसके लिए नारियल के खोल को हथौड़े से मारना पड़ता था। इतने के बाद भी जान बची तो पुरानी रस्सियों को घिसकर उसके धागे अलग करने पड़ते थे, और ये तब तक करना पड़ता था जब तक हाथ से खून न निकल जाए। हर काम को करने के लिए एक टारगेट भी होता था। उदाहरण के लिए कोल्हू से 10 से 20 लीटर तेल निकालना। इसी तरह बाकी के कामों में भी टारगेट तय किया गया था। रात में थक कर जब कैदी अपने सेल में जाता था तो उसे फर्श पर ही सोना पड़ता था। फिर चाहे गर्मी हो या सर्दी, हर मौसम में कैदियों के लिए यही इंतजाम था। अंडमान की इस जेल में इसी तरह का जुल्म कैदियों पर लगभग 28 सालों तक यूं ही चलता रहा। 1932 में चटगांव आर्म्स रॉबरी केस में 300 क्रांतिकारी यहाँ भेजे गए। इन लोगों ने बेहतर अधिकारों के लिए भूख हड़ताल शुरू की। 44 दिन तक चली भूख हड़ताल के बाद अंग्रेजों ने भूख हड़ताल पर बैठे कैदियों के गले में पाइप डालकर दूध उड़ेलने की कोशिश की। इस प्रोसेस में क्रांतिकारी महावीर सिंह, मोहन किशोर रामदास और मोहित मोइत्रा के फेफड़ों में दूध चला गया, जिससे तीनों को निमोनिया हो गया और फिर उनकी जान चली गई। इसके बाद महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी यहाँ होने वाले अत्याचारों के बारे में कई दौर की वार्ता की और ब्रिटिश सरकार के आगे इस मुद्दे को कई बार रखा। उसके बाद 1938 में कई कैदियों को इस जेल से निकालकर वापस भारत भेज दिया गया। आज़ादी के बाद इस जेल की काफ़ी सूरत बदली और इसकी 2 बिल्डिंग्स को तोड़कर यहाँ पर 500 बेड का हॉस्पिटल बना दिया गया। इस जेल में कैदियों ने जितनी यातनाएं झेली हैं, उतनी शायद किसी इंसान को मरने के बाद नर्क में भी नहीं दी जाती होंगी। और शायद यही कारण था कि जो कैदी यहाँ से जिंदा वापस निकले वो इस जेल को तोड़ने के विरोध में थे, क्योंकि शायद वो चाहते थे कि आगे की आने वाली पीढ़ियां उनके दर्द को महसूस कर सकें। इसीलिए आज़ादी के बाद 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। अब जरा सोचिए कि आज कितनी आसानी से हम सोशल मीडिया पर किसी को भी कुछ भी कह देते हैं या कुछ भी शेयर कर देते हैं, लेकिन आज से 100 साल पहले सिर्फ आवाज उठाने पर ही काला पानी की सजा हो जाती थी। इसलिए इस आज़ादी के मोल को समझें और उन सभी को याद रखें जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।